नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे लंग कैपेसिटी और उसका वॉल्यूम कितना है और श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ रोग। ये हमारा श्वसन तंत्र का तीसरा भाग है। अगर आपने दो भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सीधा हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम और कुछ कैपेसिटीज है, वो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख ली है ताकि हमारा समय बच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इनको ये क्रम लिखने का कारण ये है ताकि समझ में आसानी से आ जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा टिड्डल वॉल्यूम। इसको कहते हैं ज्वारीय आयतन। और आप ऐसे समझ सकते हो, ये वो आयतन है जब हम सामान्य सांस लेते हैं। जैसे सामान्य रूप से तो हम कितनी हवा अंदर लेते हैं और उतनी हवा हम सामान्य रूप से बाहर निकालते हैं। और ये हवा है 500 ml। अर्थात इसको मैं कह सकता हूं कि ये सामान्य रूप से अंदर या बाहर ले जाने वाली हवा की मात्रा है। सामान्य सांस में हम 500 ml हवा वो अंदर ले सकते हैं। दूसरा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका तात्पर्य है कि जैसे मुझे ताकत, जैसे नॉर्मली मैंने बाहर छोड़ दिया और मैं और हवा निकालना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में मुझे बल लगाना पड़ेगा। यानी बल निकाल के जो मैं हवा निकाल सकता हूं उसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी का मतलब बाह्य श्वसन। यानी बाह्य श्वसन के अंदर हम अधिकतम निकाल सकते हैं 1100 ml। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये बल लगाना पड़ेगा और बलपूर्वक हम बाहर कितने निकाल सकते हैं। बलपूर्वक बाहर जो हवा हम निकाल सकते हैं, वायु निकाल सकते हैं, उसका आयतन होगा 1100 ml। दूसरा, जैसे मैंने नॉर्मली सांस लिया, उसके बाद में भी मैं जोर लगा के और सांस ले सकता हूं। जैसे मैंने नॉर्मली ले लिया तो उसके बाद में भी मैं और हवा अंदर खींच सकता हूं, और वो जो हवा मैं अंदर खींच पाऊंगा उस हवा को बोलेंगे इंस्पिरेटरी, यानी अंदर ले सकने वाली है निःश्वसन रिजर्व वॉल्यूम। और ये है 3000 ml यानी 3 लीटर। यानी बलपूर्वक सामान्य श्वसन के बाद में अंदर ली गई हवा को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी शॉर्ट में बोलेंगे IRV। अब आप अच्छे से समझ गए कि नॉर्मल हवा हम लेते हैं 500 ml और उसके बाद में बलपूर्वक जो लेंगे वो 3000 होगी, और नॉर्मल निकालने के बाद जितनी और बलपूर्वक निकाल सकते हैं वो होगी 1100। अब एक बात समझो, जैसे मैंने नॉर्मल हवा 500 निकाली और उसके बाद में भी मैंने 1100 और बलपूर्वक निकाल दी, तो क्या फेफड़े पूरे खाली हो गए? क्या फेफड़ों की पूरी हवा निकल चुकी है? नहीं, अभी भी कुछ वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है। अर्थात बलपूर्वक अधिकतम जितनी हम निकाल सकते हैं, निकालने के बाद में भी जो हवा अपने अंदर बच जाती है उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो है 1200। यानी अंतिम शेष बोल सकते हैं इसको, जिसको हम नहीं निकाल सकते। ये फेफड़ों के अंदर बचेगी ही बचेगी, क्योंकि निर्वात हम फेफड़ों में पैदा नहीं कर सकते हैं, पूरा पिचका नहीं सकते हैं, इतनी हवा तो फिर भी बचेगी ही। तो ये थे वॉल्यूम, 4 प्रकार के वॉल्यूम अपन ने देखे यहाँ पे। अपने को स्टार्ट करना है 500 ml से कि सामान्य सांस लेते हैं तो कितनी हवा अंदर लेते हैं। अब आ जाते हैं कैपेसिटी। 4 प्रकार की कैपेसिटी है। सबसे पहले है TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी पूरे फेफड़ों की क्षमता कितनी, यानी हम फेफड़ों में अधिकतम कितनी हवा भर सकते हैं। आप सोचो, सबसे पहले 1200 ml तो पहले से है ही किसी भी हालत में, यानी कम से कम अपन ने खाली कर दिया, पूरे फेफड़े जितने खाली करने थे उतने कर दिए, फिर भी 1200 बच गई। अब देखो, जैसे मैंने बलपूर्वक निकाल दिया 1100, तो मैंने पहले 1100 ली, फिर मैंने 500 ली और ताकत लगा के, बल लगा के 3000 को और अंदर ले लिया, तो इतनी हवा को मैं अंदर भर सकता हूं। तो टोटल कैपेसिटी इन सब का जोड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा 5800 ml। यानी कुल फेफड़ों के अंदर हवा इतनी आ सकती है, या वायु कह सकते हैं, यहाँ पे कुल वायु हम इतनी अंदर ले सकते हैं। अब दूसरी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी हम अंदर अधिकतम कितनी ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल श्वसन में 500 ली और 3000 हम बलपूर्वक और खींच सकते हैं, तो वो हो गई अंदर लेने वाली कुल हवा। यानी यहाँ पे दो का योग आ रहा है, 500 का और 3000 का। 500 को हम बोल सकते हैं TB, यहां से देख सकते हो टिड्डल वॉल्यूम, और 3000 को बोलेंगे IRV। अर्थात IRV और TB का योग ही क्या है? ICA इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं विटल कैपेसिटी। विटल कैपेसिटी का मतलब है 4600 है, और इसमें देखो 500 ml भी आएगी और 1100 ml भी आएगी और 3000 भी आएगी। यानी अधिकतम गैसों का जितना आदान प्रदान हम कर सकते हैं, जितनी हवा अधिकतम हम खींच सकते हैं, या जितनी हवा हम अधिकतम बाहर निकाल सकते हैं, वो हवा का योग आएगा 4600। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ये किस किस का योग होगा? ये होगा ERV प्लस TB प्लस IRV।
इन तीनों का योग जो होगा यानी 3500, 3500 और 1100 करेंगे 4600, ये आ जाएगा। अब लास्ट बचती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक, कार्य कितनी करती है। आप ये सोचो जैसे नॉर्मल मैंने 500 बाहर निकाल दी, अब मेरे निकालने के बाद में कितनी हवा अंदर बची हुई है वही काम करेगी, एक्सचेंज में वही योगदान देगी। तो आपको ध्यान है कि 500 निकालने के बाद में मैं 1100 निकाल सकता हूं और 1200 अंदर फिर भी बची हुई रह जाएगी। तो 1100 जो बची हुई है बलपूर्वक निकालने वाली और 1200 परमानेंटली बची हुई है, इन दोनों का योग यानी इन दोनों का टोटल है वही कार्यात्मक होती है, वही गैसों के आदान प्रदान में योग देती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक है ERV और एक है RV, इन दोनों का योग होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये कैपेसिटीज है अपनी। देखो योगासन वगैरह ये करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उनसे हम इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जिसके अंदर ये कैपेसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब वो ज्यादा सांस भर सकता है, ज्यादा हवा अंदर ले सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। और हमें ध्यान है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करने का कार्य करती है, ऊर्जा मिलेगी। अर्थात जो आदमी जितनी ज्यादा हवा भर सकता है उस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होगी, क्योंकि वो भोजन से के ऑक्सीकरण से उतनी ज्यादा ताकत निकाल पाएगा। तो जो हार्ड वर्किंग वाली है, जो मेहनत वाली है, जो बहुत फास्ट काम करने वाली उपक्रम है अपने, जैसे कि पुलिस है मान लो, या कोई खेल स्पोर्ट्स है, तो वहां पे इस चीज को जांचा जाता है पहले कि ये कितनी हवा अंदर भर सकता है, कितना सांस ये ले सकता है। या हम ये भी देखते हैं कि सीना भी देखा जाता है कि 84 सेंटीमीटर का सीना है, वो इसीलिए देखा जाता है कि फेफड़ों की कैपेसिटी कहीं कम तो नहीं है, कमजोर है, फेफड़े अपने कमजोर हैं, उनकी कैपेसिटी कम है, तो कम हवा अंदर जाएगी और हमारे शरीर में ताकत भी कम रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज यानी रोग। इनमें हम 2-4 रोग देखेंगे और मुख्य मुख्य रोग हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अस्थमा। अस्थमा का एक दूसरा नाम भी इसको कहा जाता है दमा। देखो दमा का मतलब है, सीधी सी नाम से पता लग रहा है, इसमें दम घुटता है, यानी श्वास में दिक्कत होती है, श्वास में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सांस जाएगा लेकिन आदमी का दम घुटता है। इसका कारण होता है एलर्जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एलर्जी, और एलर्जी किसी से भी हो सकती है। एलर्जी धूल के कणों से हो सकती है, धूल कण है उनसे हो सकती है, वो धुआं से हो सकती है, और पौधों के जो पराग कण होते हैं उनसे ये हो सकती है। अस्थमा सांस वाली बीमारी एक तरह से देखा जाए तो बहुत कॉमन बीमारी है, विश्व के सामने आज बहुत बड़ा संकट है ये, और दवाइयों से आसानी से ठीक भी नहीं होती, क्योंकि एलर्जी जो है वो एक प्रकार का सुरक्षात्मक उपाय है। अपनी बॉडी में जैसे ही परागकण जाएंगे तो अपना शरीर उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा और हाइपर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। इसी अवस्था को हम बोल देते हैं दमा या अस्थमा। दूसरा रोग अपन बात करते हैं ब्रोंकाइटिस। देखो ऐसा रोग, आइटिस मैंने पहले बताया था कि ऐसा रोग होता है उसमें दर्द, जलन, सूजन होती है, और वो सूजन कहां पे होगी? ब्रोंकस में होगी। ब्रोंकस यानी श्वसनी, श्वास नली आगे जाके प्राथमिक द्वितीयक श्वसनियों में विभाजित होती है, वहां का ये रोग, वहां पे दर्द, जलन, सूजन होगा। और ऐसा रोग एक पहले भी आया था, रोग पहले नहीं आया, आगे न्यूमोनिया पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये बात। तो न्यूमो, इसमें देखो स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। न्यूमोनिया, निमोनिया बोल देते हैं, निमोनिया। ये निमोनिया है और फेफड़े से संबंधित बीमारी है। इसके अंदर ऐसा होता है फेफड़ों में पानी भर जाता है। अब फेफड़ों में पानी रहेगा तो सांस में दिक्कत, और छोटे बच्चों में ये समस्या गंभीर हो जाती है। छोटे बच्चों में अगर ये बीमारी हो जाए तो बच्चा खत्म हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण ऐसा होता है। देखो ऐसा ही ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक जगह पहले भी आया था, आपने पढ़ा हो तो उत्सर्जन तंत्र में, और वहां पे रोग का नाम था नेफ्राइटिस। वहां पे यानी ये नेफ्रॉन के अंदर भी संक्रमण कर सकता है, और अगर लंग्स में संक्रमण कर रहा है तो रोग का नाम होगा निमोनिया। चौथा रोग देखते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस, सिलिको यानी सिलिका, एक तरह की रेत ही होती है। ये जनरली होता है जो खान में काम करते हैं,
उनके अंदर ये रोग हो जाता है। क्योंकि खान में काम करेंगे तो वहां तो डस्ट, क्या पत्थर है वो पाउडर के रूप में उड़ता रहता है तो वो भारी होता है और फेफड़ों में भी चला जाता है, वहां जाके जमा हो जाता है। तो फेफड़ों में डस्ट भर जाती है, पत्थर की डस्ट है वो भर जाती है और वहां उनकी कैपेसिटी है वो घट जाती है। ऐसे रोग को कहते हैं सिलिकोसिस। 5वां रोग है मेट हीमोग्लोबिन। यहाँ चेकमेट लगी हुई है, जो शतरंज खेलते हैं वो जानते हैं इस बात को। ये चेकमेट क्या होती है, यहाँ पे है हीमोग्लोबिन की चेकमेट है। देखो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ मेट के रूप में, सीधा सीधा तात्पर्य है हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर आयरन +2 के रूप में रहता है, लेकिन मेट लग गई यहाँ पे तो इसका मतलब है यहाँ पे वो +3 के रूप में आ जाता है। आयरन है वो +3 के रूप में आ गया है, अब इससे ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती। अर्थात मेट हीमोग्लोबिन अगर किसी में है तो उसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता नहीं रखता है, अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा और बिना ऑक्सीजन के परिवहन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उस व्यक्ति में बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण व्यक्ति कैसा दिखेगा, अगर हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है तो वो नीले रंग का हो जाता है और नीले रंग के होने के कारण अगर किसी बच्चे में ऐसा रोग है तो उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाएगी और ऐसी स्थिति को कहा जाता है ब्लू बेबी, नीला बच्चा। ये नीला बच्चा का सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऐसा रोग हो जाता है अगर आयरन Fe+3 की अवस्था में आ जाए तो, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता खो देता है। तो ये थे 5 रोग। अस्थमा श्वास से संबंधित रोग है और एलर्जी हो जाती है। इसमें एलर्जी एक प्रकार की किससे होती है, वो धूल के कण, धुआं और परागकण ऐसी चीजों से होती है। ब्रोंकाइटिस श्वसनी का रोग है। दर्द जलन सूजन होगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा श्वसनी के अंदर श्लेष्मा बढ़ जाता है, श्लेष्मा है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। निमोनिया के एक प्रकार का स्ट्रेप्टोकोकस से संक्रमणकारी रोग है, इसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस है वो नेफ्राइटिस के अंदर भी काम में आता है, मतलब नेफ्राइटिस रोग भी फैलाता है। सिलिकोसिस खान में काम करने वाले लोगों के फेफड़ों के अंदर सिलिका जमा हो जाती है या एक तरह से पत्थर है, पत्थर की डस्ट वो जमा हो जाती है। मेड हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो Fe+3 के रूप में आ जाता है, ऑक्सीजन ले जा नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, इसलिए वो हीमोग्लोबिन नीले रंग का होता है, बच्चा नीला पड़ जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये थे श्वसन तंत्र के रोग। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।